दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सुजाता जी, अ, दो चीजें आदमी के जीवन में हैं। एक है सर्वाइवल और एक है हेल्थ। तो आदमी पहला जो उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य उसने रख के जो जीवन चलाया वो था सर्वाइवल, किसी तरह जीवित रहना। तो इसीलिए सदियों से आदमी जो है अ, अपने जीवन जीने के लिए जो जो उसको मिलता चला गया उसको खाता भी चला गया, मांसाहारी भी बना और गाय भैंसे और बकरी भेड़ ऊंट वगैरह सब पाले। तो उनका दूध का भी थोड़ा उपयोग करता चला गया ताकि वो जीवित रह सकें, अपने बच्चों को जीवित रख सकें। क्योंकि ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि दूध जो है वो ऐसे ही नहीं अपनाया गया। ये एक अनजाने में मैं ऐसा मानता हूं कि मानव की एक मजबूरी थी कि जिससे कारण उसने इन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू किया और उसको लगा कि भाई मैं इसके ऊपर जी सकता हूं। और दूसरा फैक्टर फैक्टर जो है वो है हेल्थ। तो हेल्थ फैक्टर जो है वो बहुत बाद में आता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो समझने की क्या है सुजाता जी के, जैसे दूध है, मांसाहार है या अनाज है, इसका इमीडिएट पीने से प्रॉब्लम नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आज सिगरेट पी रहे हैं तो अभी तुरंत पता नहीं चल रहा कि तंबाकू क्या नुकसान कर रही है। तो ये दूध अनाज मांसाहार की सबसे बड़ी समस्या, कई साल लगते हैं बॉडी के अंदर डिरेंज होते होते, केमिस्ट्री चेंज होते होते, और बाद में जाकर इनका जो घातक परिणाम होता है वो बड़ा लेटर स्टेज में जाके पता चलता है। तो तो इसीलिए दूध जो है ये, आज मैं आपके सामने, मतलब आज मिल्क डे है, लेकिन मुझे मालूम है कि दूध कितना प्यारा है, लोगों के लिए कितना प्रिय है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद बचपन से दूध का बहुत शौकीन रहा हूँ। मैंने बहुत दूध पिया है, बड़ा और बड़ी मिठाइयाँ खाई है। और आज भी अगर आप मुझे पूछोगे आपकी फर्स्ट चॉइस मिठाई में कौन सी होगी, तो मैं कहूँगा जो भी मिल्क से बनी हुई हो। कारण क्या है? क्योंकि बचपन से मेरे अंदर वो टेस्ट जमा हुआ है। लेकिन मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है। और प्लस अब तो मैं खैर एनिमल प्रोटेक्शन के कारण भी नहीं मैं टच करता। लेकिन मेरा वो प्रिय है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा नाम भी नंद किशोर है। मुझे बचपन में इसी कारण मेरा नाम नंद किशोर पुकारा गया। तो मैं ये बात बता रहा हूँ मिल्क डे के दिन कि मिल्क इज द मोस्ट डेंजरस फूड इन ह्यूमन डाइट। मैं बता रहा हूँ, देखिए, मैं मतलब मैं 40 साल से सैकड़ों मरीजों को मैं देख चुका हूँ, उनकी हिस्ट्री जान चुका हूँ। और इसीलिए मैं आज ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम फूड है, आपकी बॉडी को ना डिरेंज करके रख देगा। देखिए, मैं मांसाहार खाए हुआ आदमी को मैं थोड़ा ठीक कर सकता हूँ, मैं रोटी दाल खाए हुए आदमी को ठीक कर सकता हूँ, मैं तला हुआ खाकर आ रहा है तो ठीक कर सकता हूँ। लेकिन दूध पिया हुआ आदमी को वापस ठीक करना और बॉडी को नॉर्मल करना बहुत मुझे मुश्किल हो जाती है। क्यों? और मैंने ऐसी ऐसी उसकी बीमारियां देखी है कि जो बीमारियां देखकर मैं बहुत हैरान होता गया हूं, और मैंने उसकी लिस्ट भी बनाकर भेजी है। मैं आपको एक बाद में एक भेजूंगा उसका एक क्या क्या बीमारियां दूध से जो है जनरेट होती है वास्तव में। अच्छा, मेरा दूध पे जाने का कारण क्या बना कि मैं जब प्राकृतिक नेचुरोपैथ था और कैंसर पे काम करना शुरू किया, तो मेरे संपर्क में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आए, क्योंकि कैंसर हो गया था। और मैं चूंकि कैंसर पे काम शुरू किया था, मैंने ये 1980 से मैं कैंसर पे काम कर रहा था। तो मेरे संपर्क में कम से कम हरिद्वार के, ऋषिकेश के शंकराचार्य, खंडानंद सरस्वती, डोंगरे महाराज ने, कई ऐसे ऐसे महाराज मेरे संपर्क में आते गए। तो मैंने उनको जाकर मैंने देखा, और उनकी जब हिस्ट्री पता की तो मुझे पता चला कि भाई मतलब ऐसे कई महाराज कि जिनके मतलब दूध पीने का एक उनकी उनकी एक आदत सी रही है, क्योंकि गौशाला उनके आश्रमों में रही है। तो मैंने देखा कि ना ये सिगरेट पीते थे, ना कोई गलत खाना खाया, ना होटलों में खाया, ना कोई जंक फूड खाया, बाहर गए, ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई बिजनेस है, ना टेंशन भी नहीं है। और इतना तो मैंने कहा कि ये कैंसर हो कैसे गया? क्योंकि कैंसर होने के लिए बॉडी में बहुत सीवियर केमिकल डिरेंजमेंट बॉडी में होना चाहिए, और हार्मोन पूरा डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। क्योंकि बॉडी इतना अबनॉर्मल एक्शन तभी ले पाती है जब बॉडी में बहुत खतरनाक चेंज आता है। तो आप जरा सोचिए ना कि एक एक संत महात्मा कैंसर से मर जाए, ये कितनी शर्मनाक बात होती है हमारे लिए कि बॉडी में इतना डिरेंजमेंट कैसे आ गया। तो इसीलिए
तो उसके बाद फिर मेरा दिमाग खनका। और दूसरी बात यह कि बचपन में मैंने भी बहुत दूध पिया, तो मैं बहुत सफर किया, बहुत बीमारियां भुगती, लेकिन दूध को कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि शक ही नहीं जाता। कृष्ण भगवान और सब ये दिमाग में आते थे। तो लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने तो खैर दूध छोड़ के ठीक हुआ, लेकिन कैंसर का इससे लिंक था मुझे पता नहीं चला था कभी। फिर बाद में काम किया तो पता चला कि ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कॉज है। फिर वर्ल्ड के बहुत सारे रिसर्चर्स जो तो उन्होंने भी इसके बारे में कहा कि मिल्क जो है वो इसके अंदर बड़ा डेंजरस फूड है। फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, खोज करनी शुरू की, और फिर मैंने किताब जो है ये करीब मैंने 1985 में लिखनी शुरू की थी। फिर 87 में हम लोगों ने इसको प्रिंट कराई, मिल्क के साइलेंट किलर। तो आज ये वर्ल्ड की 8 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो देखिए, मिल्क के बारे में आप ये जानना चाहेंगे कि ये क्यों खराब है। देखिए, पहली बात मैं आपको यहाँ पे ना साइंटिफिकली मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालूम है आप साइंस करते रहोगे ना तो आप वो है ना खोजते रह जाओगे और सदियों तक ऐसे ही जूझते रहोगे। आप कॉमन सेंस से सोचो। देखिए, हर प्राणी जो भी स्पेसीज दुनिया में आता है उसको देयर आर 4500 मेमल्स। हर प्राणी के अपना अपना दूध जो है मतलब जैसे यूनिवर्स ने या गॉड ने उसको दिया हुआ है, और वो दूध की क्वालिटी उसके बच्चे का जैसा डेवलपमेंट है और उसका पीरियड वैसे उसके ठीक उसके अनुसार दिया हुआ है। उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट, उसका फैट कंटेंट, सब कुछ उसके अनुसार है। अब देखिए ना, अब गाय का बछड़ा आज करीब करीब जो है 50 से 75 पाउंड का पैदा होता है, और 2 साल में जाकर 1500-2000 पाउंड तक बन जाता है। आदमी का बच्चा 8-7-8-10 पाउंड का पैदा होता है, और 20 साल में जाकर 125-150 पाउंड का बनता है। अब दोनों के मैच्योरेशन में कितना डिफरेंस है, जरा सोचिए। देखिए, खरगोश जो है 8 दिन के अंदर डबल हो जाता है, तो उसके दूध में 14% प्रोटीन है। अब गाय का बछड़ा जो है 2 साल में बड़ा होता है, तो उसके अंदर 3.5% प्रोटीन है। और आपको जानकर के हैरानी होगी, मदर मिल्क जो है इट इज जस्ट 1.4 प्रोटीन। अब जरा सोचिए ना, तो ये डिफरेंस हर प्राणी का है। तो कुतिया का कुतिया के हिसाब से, शेरनी का शेरनी के हिसाब से। अच्छा, एक तो ग्रोथ रेट का फर्क। तो अब ये ग्रोथ का प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है जो 2 साल में 2000 पाउंड का बनाना है गाय को, बछड़े को, वो हार्मोन जब हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी के वो एक प्रकार से हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम एक प्रकार से एक स्टेरॉइड्स या कार्टिजोन ले रहे हैं हम लोग अपनी बॉडी में, क्योंकि बॉडी में अनवांटेड जो ये हार्मोन्स जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, उसके कारण बॉडी को मैनेज करने के लिए हमारे हार्मोन्स को ऑल्टर करना पड़ता है, ग्लैंड्स को। तो इसीलिए फिर थायराइड, हमारे मेंस्ट्रुएशन, हमारे प्रोस्टेट, सब जितने भी हार्मोनल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो सब डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। और फिर हार्मोन बिगड़ने के बाद में सबसे बड़ी बात क्या दूध के अंदर, वो है इसका प्रोटीन, जो कि कैसीन नामक एक प्रोटीन होता है इसका, वो हमारे दूध से 300 गुना ज्यादा होता है, जो गाय के बछड़े के 4 पेट होते हैं उसके लिए ठीक है। अब वो दूध हमें पीना पड़ता है, तो उसका वो इतना स्टिकी ग्लूई टाइप प्रोटीन होता है जिसको केसिन कहते हैं, कि वो उससे मतलब लकड़ी चिपक जाए, मतलब ऐसा उसको ग्लूई स्टिक माना जाता है। इसीलिए वो बलगम जो बनता है ना, वो बड़ा स्टिकी होता है उसका। तो ये बलगम वाला दूध जब हम पीते हैं तो हमारे बॉडी में जाकर कई जगह पे छोटे छोटे मतलब जाकर एक प्रकार से इतना ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, चाहे वो श्वास की नलिया हो, कि चाहे इधर हो, कि चाहे पेट में हो, कि कई बार हमारी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कमजोर कर देता है। कई बार हमारे बॉडी में कई जगह पे ब्लॉकेज क्रिएट करके ब्लड सप्लाई डाउन कर देता है। मतलब ऐसे बहुत सारी बीमारियां मैंने इसकी देखी है। तो इसीलिए एक तो ये प्रॉब्लम आती है दूध की जो है। और फिर इसमें देखिए, बाकी तो लैक्टेज वगैरह जो इंटॉलरेंस, वो तो आजकल कई जगह नॉन है, क्योंकि बचपन के बाद में रेनिन हमारा जो जूस सिक्रेशन होता है वो बंद हो जाता है। और उसके बाद में ऑलमोस्ट देखिए, जितने भी प्राणी होते हैं ना, दांत आने तक समझो कि दूध पचाने की बॉडी में हर एक प्राणी में व्यवस्था होती है, और दांत आते ही दूध गायब हो जाता है, ये उसका नियम है। तो इसके लिए दांत आने के बाद में फिर हमें सॉलिड फूड खाना चाहिए। ये हमें नेचर सूचना दे रही होती है कि भैया लिक्विड का मामला अब खत्म, अब तुम सॉलिड पे चले जाओ। तो अब लोग क्या करते हैं कि अब चूंकि गाय भैंसों को पाल रहे, तो जिंदगी भर दूध पीते रहते हैं। देखिए, गाय का बछड़ा भी अगर दूध पिए ना, तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो बीमार होकर मर जाएगा। कारण क्या है, गाय को घास चारा ही खाना पड़ेगा।
आप कोशिश करो कि मैं गाय को दूध पिला दूं बछड़े को, तो भी नहीं पिएगा। तो आप जरा समझ सकते हैं कि जब उसकी जात को, संतान को अपने अपने कैल्शियम के लिए, अपने ग्रोथ के लिए जब दूध की जरूरत नहीं है, तो आपकी जात को क्या जरूरत पड़ गई भाई। और फिर हर प्राणी के आखिरकार गाय के, भैंस के अंदर कैसे इंग्रेडिएंट होंगे, जरा सोचिए। एक भैंस है, मान लीजिए भैंस के लिए बड़े बड़े कोर्स हेयर चाहिए, बड़े बड़े नाखून चाहिए, बड़े बड़े सींग चाहिए, बड़ा हड्डी का ढांचा है, लो ब्रेन है। अब उसका उसका जो कैरेक्टर है भैंस का, वो बिल्कुल दूध में, वही तो उसके जीन्स में सब कुछ होगा ना। अब वो भैंस का कैरेक्टर वाला दूध आप क्यों पी रहे हो भाई? ऊंट का कैरेक्टर वाला दूध आप क्यों पी रहे हो भाई? आपकी बॉडी में जाकर क्या वो आराम से बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी? तो आपको समझना क्या है कि देखिए, बॉडी इकोनॉमिकली तो किसी चीज पे भी जिंदा रहती है, सरवाइव करती है, वो बॉडी की कैपेसिटी है, वो बॉडी की अकोमोडेशन है एक प्रकार से। लेकिन ये अकोमोडेशन जो करती है, बॉडी अकोमोडेट करती है, वो बाद में जाकर फिर हमें प्रॉब्लम भी देती है। तो इस तरह से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि शेरनी का दूध बकरी के लिए बड़ा अच्छा होता है, बकरी का दूध ऊँटनी के लिए बड़ा अच्छा होता है, ऊँटनी का दूध गधी के लिए बड़ा अच्छा होता है, गधी का कुतिया के लिए बड़ा अच्छा होता है? जब जानवर का जानवर के लिए हेल्दी नहीं होता, तो आदमी के लिए कैसे हेल्दी हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात समझने की क्या मालूम है, हमें हमें क्यों जानवरों के पीछे भागने की जरूरत पड़ रही है? और हमें क्यों, आप यूं समझ लें कि हम जवान हो गए हैं, तो अगर आपकी फोटोग्राफ खींची जाए तो ऐसा लगता है कि आदमी जमीन पे सोकर गाय के स्तन को मुंह से लगाकर दूध लिए जा रहा है। फर्क इतना ही पड़ गया ना कि वो वहां से निकलकर आपकी बॉटल में आ गया। एक्चुअल में देखिए, दूध का सिद्धांत है, दूध सीधा माँ के स्तन से मुंह में जाना चाहिए, ऑक्सीजनेशन होना ही नहीं चाहिए दूध का एक्चुअल में। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि दूध जो है निकाल दिया गया गाय भैंस से, अब वो हवा के संपर्क में आता है, थोड़ी देर वो लाइवलीनेस रहती, बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू होते हैं। अब वो जितनी देर तक वो दूध जो है आप बाहर रखते हैं, उतना ही इसके अंदर बैक्टीरियल डेवलपमेंट फास्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए दूध को बैक्टीरियल सूप भी कहा जाता है। अभी बैक्टीरियल सूप हो तो गया, अब इसको कैसे पिए कि कच्चा दूध लोग पीते नहीं, अब इसको उबालो जी। अब उबाल के फिर पास्चराइज किया गया। पास्चराइज करने से दूध की जो अंदर का जो उसका जो जेनेटिक जो है पूरा स्टाइल वो पूरा चेंज कर देते हैं। अब वो दूध जो है बॉडी में जाकर बॉडी को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, और वो बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि वो पास्चराइज होने के बाद में दूध की वो गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, और हम ऐसे दूध को जो है प्रधानता देते हैं। तो भैया, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत पड़ गई है? और मेरा कहना क्या होता है, भगवान ने तुम्हारे खाने में ऐसी क्या कमी रखी भाई, जो तुम्हें जानवरों के पीछे भागना पड़ रहा है? तुम्हें नारियल दे दिया, अखरोट दे दिया, बादाम दे दी, पिस्ता दे दी, चिलगोजा दे दिया, हेजलनट, ब्रेजलनट, पाइन नट ने कितने तरह के, और हर कंट्री में हर तरह के नट्स हर जगह दिए हुए हैं। और ये तुम्हारे लिए इतने सुपीरियर है कि दूध पियोगे तो 50 प्रॉब्लम। अच्छा, दूध में अभी एलर्जिक कंपाउंड की मैंने बात नहीं की, उसमें कम से कम 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स और बहुत तरह के एलर्जिक कंपाउंड्स होते हैं। वो एक अलग बीमारी है, मैं उसकी भी चर्चा नहीं की मैंने। तो कहने का मतलब है कि इतना प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात है, एक एनिमल वाइब्रेशन वाला आप मिल्क पीते हो जो कि आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं है, आप ह्यूमन वाइब्रेशन हो। एक मदर्स मिल्क में, एनिमल मिल्क में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप जो है, आप जो नट्स हैं वो आपका ओरिजिनल फूड है, क्योंकि वो नॉन कोलेस्ट्रॉल है, वो बॉडी में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, आपका ब्रेन डेवलपमेंट करता है, आपकी बॉडी में सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन है वो, उसको पचाने के लिए बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, दूध पनीर अगर आप खाएंगे, और दूध, देखिए दूध रॉ है जब तक तो अल्कलाइन है, दूध उबलते ही एसिडिक हो जाता है। तो अब आप एक पनीर खाते हो कि आप खोया खाते हो कि दूध पीते हो, तो आप एक एसिडिक फूड बॉडी को देते हो। लेकिन आप जब नट्स खाते हो तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है, और उसकी वेस्टेज जो बनती है वो बहुत थोड़ी बनती है। मान लीजिए कोई आदमी नॉनवेज खा रहा है, कोई रोटी दाल खा रहा है, कोई पनीर खा रहा है ना, तो उसके बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, जो प्रोटीन के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत बनेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी नट्स खा रहा है, स्प्राउट्स खा रहा है मान लो, तो नट्स की जो वेस्टेज है ना, वो बहुत बहुत कम से कम होती है, और बॉडी को मैक्सिमम उसका प्रोटीन अवेलेबल होता है, और वो अच्छा प्रोटीन होता है, यानी कि उसको प्रोटीन के बेस्ट क्वालिटी में माना जाता है। और उसमें कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे कहते हैं ना 22 एमिनो एसिड्स बॉडी को होने चाहिए, तो वो पूरे 22 एमिनो एसिड जो है वो उसके अंदर हमें अवेलेबल होते हैं। इस तरह से
तो अब अच्छा, अब नट्स के अंदर भी जो है लोग क्या समझते हैं कि भाई बादाम बड़ी महंगी होती है, शर्मा जी तो ऐसे दूध मना करते, बादाम गरीब आदमी कैसे पिए। अरे भाई, नारियल जो है तुम्हारे साउथ इंडिया के रीजन से लेकर महाराष्ट्र तक इतने भगवान ने दिए हैं कि तुम्हारे वो 10-10, 5-5 रुपए में नारियल मिल सकता है अगर सरकार चाहे तो। और दूसरी बात है, नारियल इज इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क। कोकोनट जो है ना इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क है, इतना जबरदस्त आहार है वो। इसलिए हमारी पूजा पाठ में किसी मेवे को प्रधानता नहीं दी, हमारे पूजा पाठ में भारत को सिर्फ नारियल को प्रधानता दी गई ताकि आदमी को नारियल खाने की आदत पड़े। और फिर मिडिल इंडिया में हमें मूंगफली दी है लोगों ने, हमें खाने के लिए, हमें वो खाना चाहिए। हमें क्यों खाना चाहिए साउथ इंडिया को फालतू में बादाम ने पिस्ता, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। खाने दो अफगानिस्तान वालों को, खाने दो नैनीताल और शिमला वालों को, जहाँ पे पैदा होता है वो। तो कहने का मतलब है जो चीज जहाँ पैदा होती है वो उसी के लिए सुटेबल होती है। तो ये तो शुक्र है, अच्छी बात है कि हम आज हेजलनट ब्रेजलनट भी यहाँ इंडिया में खा पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको वो जो दिमाग में रहता है ना कि मैं महंगा नट्स खाऊं, महंगे का कोई लेन देन नहीं है। जो सीजनल रीजनल वो आपको काम करता है। तो इस तरह से तो दूध जो है, मेरा ये कहने का मतलब होता है कि आप क्यों दूध के पीछे जाना चाहते हो। देखिए अच्छा, ऐसा भी नहीं है, मैं जानता हूं, देखिए मैं दूध का इंटरनली जो मैं शौकीन रहा हूं, मैंने बताया ना। तो लेकिन आज भी अगर आप मान लीजिए घर में कभी कभार ओकेजनली अगर आपने खा लिया तो बॉडी कोई उससे परेशानी होने वाली है। पर अगर आप रेगुलर हैबिट में इसको रखते हो तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। आपको जानकर के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में वीगनिज्म इतना जबरदस्त फैल रहा है। एक चाइना स्टडी बुक आपने नाम सुना होगा शायद, मेरे ख्याल से चाइना स्टडी, जो बहुत पॉपुलर है। तो पूरे वर्ल्ड में ये बात पॉपुलर हो चुकी है कि दूध जो है वो ठीक नहीं है आदमी के लिए। और उसका ब्रेस्ट कैंसर के साथ में, टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी आपने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसका ब्रेस्ट कैंसर का डायरेक्ट रिलेशन है उसका। और उसके बावजूद देखिए, आज मैं लंदन जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, मैं जहाँ यूरोप कंट्री में जाता हूँ, आपको जानकर के हैरानी होगी कि कॉफी के शॉप में यानी कि ओट्स मिल्क मिलता है, वहां पे आमंड मिल्क मिलता है, और वहां पे कोकोनट मिल्क मिलता है। और अब थाईलैंड के अंदर कम से कम नहीं तो भी मैं समझता हूँ नट्स और सीड्स के कम से कम 20 तरह के मिल्क जो है वहां पे थाईलैंड में मिलते हैं, किसी भी आप अगर सुपर स्टोर में चले जाए तो आप जरा सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वहां बाहर मैंने अमेरिका में आमंड के कर्ड, मतलब आजकल वहां पे कॉमन होने लग गए, आमंड कर्ड है, कैश्यूनट कर्ड है, कोकोनट मिल्क के कर्ड है। अब लोग जो है इस तरह पर आने लग गए हैं क्योंकि उसका नुकसान लोगों को महसूस होने लगा है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इसको टच ही मत करो, लेकिन सवाल क्या होता है, दूध को जितना बढ़ावा दोगे ना, जानवरों पे अत्याचार होगा। और ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि जानवरों पे अत्याचार के बाद ये हमको मिलता है। और वो जमाना तो रहा नहीं कि जहां पर आपके घर में गाय होती थी और आपकी बड़ी सेवा करते थे और माता की तरह देखते थे। अब वो जमाना इस तरह नहीं रहा। अब बड़ी मुश्किल, अब गायों को जो 5-5 साल तक जबरदस्ती इंसेमिनेशन करके उनका दूध निकाला जाता है और इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसको, और उसके बाद में उसको 5 साल के बाद में जब वो दूध नहीं देते उसको बेच दिया जाता है। और ये तो सब जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर यहाँ जो है, यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करता है, वो इंडिया का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है वो। तो आप जरा सोचिए, एक गायों को हम माता भी बोलते हैं और उसका इतना अत्याचार हो रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्यों समझ लें। मैंने एक सिर्फ कविता लिखी है, मैं कभी आपको सुनाऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, कि रो रो के गौ माता सदियों से ये कह रही है, रो रो के गौ माता हमसे ये कह रही है कि सदियों से हम तुम्हारे जुर्म सह रही है। तुम्हारे घर में दूध की जो नदियां बह रही है वो हमारे 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 लुटने की कहानी कह रही है। ये बहुत लंबी है, मुझे एकदम पूरा अभी एकदम ख्याल नहीं आ रहा है। तो इस तरह की बातें हैं सुजाता जी। हाँ जी सर, बहुत ही ऐसी चीजें पता चली जो नॉर्मली हम नहीं सुनते। कई बार दूध के मतलब जो दूध पीते हैं या दूध के उसमें रहते हैं कि नहीं दूध तो बहुत जरूरी है, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि बाकी एनिमल्स को तो नहीं, जो हमारी देसी गाय है, लोगों का मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा है कि अगर देसी गाय है, घर की गाय है किसी के पास, हम उसका ध्यान भी रख रहे हैं, हमें पता है उसको क्या खिला रहे हैं, तो फिर हम उसका दूध एक लिमिटेड क्वांटिटी में या उसके बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही फर्मेंटेड फॉर्म में, दही लस्सी, जो कि माना जाता है कि रॉ फूड की बजाय फर्मेंटेड फॉर्म में खाना में भी बॉडी के लिए अच्छा है। तो उसके बारे में आप उन लोगों के बारे में क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि क्या ये करना ठीक है? देखिए, पहली बात तो क्या है कि डेफिनेटली
जो गाय को बहुत प्यार से पाला जाता है और घर में बच्चे मान लीजिए माँ का दूध नहीं मिला तो फिर डेफिनेटली हमें गाय भैंस के दूध पे जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय भैंस का दूध अगर हम बच्चों को जब पिलाते हैं इन केस, तो फिर बच्चों को बचपन की जो बीमारियां हैं वो उनको एलर्जी और बलगम जुकाम वगैरह और गैस फॉर्मेशन ये भुगतना ही पड़ेगा। और चूंकि मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मेरे परिवार में मेरे दोनों बच्चों को मैंने दूध नहीं दिया, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेरे बच्चे रात को 2 मिनट भी नहीं रोए, 2 मिनट भी, बता रहा हूं। मेरा ये मानना है कि बच्चों को रोने का कोई शौक नहीं है, बच्चों को रुलाने की व्यवस्थाएं दी जाती है अनजाने में माँ बाप के थ्रू। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बच्चों को कभी जुकाम नहीं लगा, कभी बच्चे कभी रात को मतलब कभी परेशान नहीं हुए, तो कहने तो ये कारण क्या है, क्योंकि हमने उसको फलों पे रखा। तो और इसीलिए दूध जो है बचपन में अब मजबूरी है माँ बाप की, नहीं दूध आ रहा है तो भाई पिला दो, पर उसकी थोड़े बहुत रोग भी भुगतने पड़ेंगे। और ओकेजनली आप उसको अगर एंजॉय करते हो और आपके गांव में रखा है, आपने आप पीते हो, और ओकेजनली देखिए कभी कभार शौक से इसको ना अपना रूटीन का फूड मत बनाइए, मैं यूं कहना चाहता हूं। कारण क्या है, अल्टीमेटली गाय का दूध ए है कि बी है कि सी है कि डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ए बेसिकली एनिमल प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन है, और उसके अंदर हार्मोन्स है, उसके अंदर एलर्जिक कंपाउंड्स हैं, और उसकी पूरी जेनेटिक जो कोड है वो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से ना होकर एनिमल बीइंग के हिसाब से है। तो वो आपकी बॉडी में सूटेबल नहीं है, बॉडी को मैनेज करना पड़ता है। बॉडी तो बल्कि मेरे ख्याल से आंख फाड़ के देखती भी होगी कि जब कोई दूध पीता है तो बोले कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अंदर किसी जानवर का, कोई दूसरे का जानवर का दूध मेरे अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो तो माँ के दूध के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो इस तरह से क्या होता है कि दूध जो है ओकेशनली थोड़ा बहुत कभी ले लिया, या कभी कभार थोड़ी कोई मिठाई खा ली तो एंजॉय करें। देखिए मेन बात क्या मालूम है, अल्टीमेटली आदमी को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बस सीधी बात है। तो दूध जो है आज नहीं तो कल अगर रेगुलर हैबिट में रहा तो फिर बीमार करेगा। और देखिए 100 ग्राम तक मान लीजिए उतना बॉडी को डिरेंजमेंट नहीं करता। 100 ग्राम भी मान लो कोई अगर लेता है या वो चाय कॉफी में पी लेता है तो शायद उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई दूध ताकत वाली चीज है, दूध से मतलब हेल्थ अच्छी बन जाएगी, और वो आधा लीटर 1 लीटर ऐसे जो ऐसे पीते हैं उन लोगों को बाद में तो भुगतान करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो ऐसे देखिए, मैंने मेरी किताब में एक आज जब 1987 में मैंने किताब लिखी थी ना, तो मैंने उसके अंदर एक नीचे एक डायलॉग लिखा था कि विद इन 10-20 years मिल्क विल बी डिक्लेयर्ड एज ए मतलब एक अबनॉर्मल फूड फॉर द ह्यूमन बॉडी, ऐसा डिक्लेरेशन आएगा। और सचमुच आज वर्ल्ड में मिल्क को लेकर अब लोग बहुत जागने लग गए हैं, और एक वीगन मूवमेंट चल पड़ा है आजकल इसके बारे में। आज बड़े बड़े स्टार विराट कोहली से लेकर अक्षय खन्ना से लेकर कई लोग, अक्षय कुमार से लेकर कई लोग जो आज मतलब इस तरफ जो है डाइवर्ट होने लगे हैं। बड़े बड़े ओलंपिक्स के एक गेम चेंजर आपने देखा ही, एक आजकल नेटफ्लिक्स पे एक गेम चेंजर एक फिल्म आई हुई है बहुत अच्छी, उसके अंदर जितने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स है दे हैव बिकम टोटली वीगन नाउअडेज एंड दे हैव लेफ्ट एनिमल प्रोटीन, क्योंकि प्लांट प्रोटीन की तरफ जाओ, ये आजकल स्लोगन स्टार्ट हो गया है पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे, यूं समझ लें। जी सर जी। लेकिन सर फिर भी ये क्वेश्चन रहता है लोगों का कि चलो दूध तो नहीं डाइजेस्ट होता, वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर दूध को हम फर्मेंटेड फॉर्म में करते हैं, दही या लस्सी की फॉर्म में, वो कई ऐसे डॉक्टर्स है बोलते हैं कि चलो दूध मत पियो, लेकिन इस फॉर्म में आप ले सकते हो, वो डाइजेस्ट होगा बॉडी को। हाँ जी, डाइजेस्ट होगा, और मे बी वो ठीक है आपकी बॉडी के लिए अगर फर्मेंटेड। देखिए एक बात बताऊं सुजाता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एज ए मेडिसिन यू मस्ट यूज दिस एज ए मेडिसिन। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, आप दही भी खा सकते हैं, कोई पेट की खराबी आ गई उस समय सॉफ्ट फूड बॉडी को चाहिए होता है, डाइजेस्टेबल फूड चाहिए होता है। डेफिनेटली छाछ पीने से या कई बार दही खाने से आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो मैं कहता हूँ ऐसे मेडिसिन जरूर उपयोग करो। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये जो कहा जाता है ना कि आदमी को लैक्टो जो एसिड जो है वो बेसिलस जो एसिड वो चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी। कारण क्या मालूम है, हमारे आंतों को बाहर से कोई भी बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है,
बॉडी इज ए सेल्फ सफिशिएंट एंजाइम जनरेटर, वो हमारी एंजाइम जनरेटर है। आपका देखिए, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम कई सालों से आज अब दूध नहीं खा रहे हैं, तो मेरी आंतों में अब एकदम परफेक्ट 10 सेकंड के अंदर हमारा मोशन होता है। तो अब ये कौन मेरे बॉडी में एंजाइम क्रिएट कर रहा है? क्या मैं दूध के या क्या मैं दही के ऊपर डिपेंडेंट हूँ? मेरी बॉडी सेल्फ सफिशिएंट है। और लोग B12 को लेकर भी परेशान रहते हैं, लेकिन मेरे को तो इतनी एनर्जी रहती है कि मेरे को तो प्रॉब्लम है कि मैं थकूं कैसे। यानी कि टायर्डनेस और डिजीज मेरे लिए दो इम्पॉसिबल वर्ड हो गए मेरे लिए। तो कहने का मतलब है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों, वाई वी नीड आउटर लैक्टो जो एसिड जो है वो हमें क्यों चाहिए अपने उसके लिए? तो बाहरी एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, पर हाँ occasionally if you want to enjoy as a medicine, do enjoy। मैं उसके फेवर में हूँ वास्तव में। जी सर, जी हाँ, ये तो आपने अभी बता ही दिया हमें कि अगर हम दूध को अपनी डाइट का पार्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, उससे क्या नुकसान या फिर क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कई बार होता है ना कि आपने जैसे प्रोटीन की बात की कि इसमें कैजीन प्रोटीन होता है, जो कि वो एनिमल प्रोटीन है और जिसका हार्मोन बिल्कुल डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में। लेकिन कई लोग होते हैं जो मसल बिल्डिंग में है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में है, वो क्या करते हैं कि आजकल वे प्रोटीन लेते हैं कि उसमें से कैजीन प्रोटीन हटा दिए, जस्ट वे प्रोटीन आइसोलेट लिया है। वो बॉडी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए बिल्कुल सेफ है, मतलब उसको बेझिझक आप ले सकते हैं, जो क्लेम किया जाता है। और जो लेते हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है, एंड वो 5 साल से 6 साल से इसको ले रहे हैं, एंड अच्छी एक बॉडी बना रहे हैं, एक लीन मसल्स, लीन फैट बना रहे हैं। तो वो उसके लिए क्या करें, जो जिनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिनको मसल बिल्डिंग करनी है, सपोज उनके केस में आप क्या करें? जी हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बुक मिल्क ए साइलेंट किलर के अंदर एक लास्ट चैप्टर में मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। देखिए क्या होता है कि अगर आप एनिमल प्रोटीन आप लेकर अगर आप जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी में उसकी टॉक्सिक एसिड के कारण आपकी थकावट थोड़ी जल्दी आती है। मान लीजिए मैं 100 बार उठक बैठक कर लेता हूँ मान लो, तो अगर मैं नट मिल्क पीता हूँ और नट्स और सीड से रिलेटेड अगर मैं कोई चीज मिल्क लेता हूँ या कुछ खाता हूँ, तो उसके बाद वही चीज मेरी 3 गुना बढ़ जाती है। यानी कि मैं 100 उठक बैठक बजाय मैं 300 उठक बैठक कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिकली मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मैंने बहुत पहले हमारे एक्सपेरिमेंट मैंने अपने हॉस्पिटल में किया था। तो कहने का मतलब क्या होता है कि चूंकि नट्स की कोई टॉक्सिक कंडीशन क्रिएट नहीं होती, इसीलिए आप जो है ना आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ जाती है। जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हो ना, तो आप जल्दी नहीं थकते हो। देखिए, अगर आप विराट कोहली का एक प्रॉपर डायलॉग सुनोगे ना, उसने विगेन के बारे में बोला है, वो क्या कहते हैं मालूम है? अब मैं जो है ना अब मेरी पहले से एंड्योरेंस और मेरी पहले से परफॉर्मेंस बढ़ गई है जब से मैं वीगन हुआ हूँ। इसका कारण क्या है? बॉडी में ना एनर्जी का फ्लो स्मार्ट हो जाता है, बॉडी ब्लॉक नहीं होती है। देखिए, ब्लड थिक होता है ना एसिड से, तो फिर हम जल्दी थक जाते हैं। अब जिम वाले देखिए, और एक बात ध्यान में रखना हर जिम वाले को कि बाहर मशीनों में बनाया गया प्रोटीन, यानी कि कंपनी में बनाया गया प्रोटीन हमेशा बॉडी के लिए जबरदस्त डेंजरस होता है। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास में ऐसे लोग जो आते हैं, जो जिम जाते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है वो मैंने देखी है। तो वो टेम्परेरी बॉडी में इमीडिएट तो जरूर उनको लाभ मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक आप मशीन मेड प्रोटीन खाना चाहते हो, उसकी तरफ भागना चाहते हो, और आपको नेचर मेड प्रोटीन पे भरोसा नहीं है, तो मैं कहता हूं आप 100 ग्राम बादाम मत खाओ, 200 ग्राम बादाम खा लो। आप 1 कोकोनट ना खा के 4 कोकोनट खा लो। भैया, बॉडी को तो अच्छा प्रोटीन और फैट ही तो चाहिए ना तुम्हारे बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। तो क्या कोकोनट के अंदर प्रोटीन फैट नहीं है? क्या बादाम के अंदर नहीं है? क्या मूंगफली के अंदर नहीं है? तो आप इनको क्यों नहीं प्रेफर करते हो भैया? और फिर चने और स्प्राउट्स, ये जितने भी स्प्राउट्स वगैरह हैं, ये भी तो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस हैं। तो आप इनको क्यों नहीं खाना चाहते भैया? तो आपको इतना नेचुरल परफेक्ट 100% बैलेंस प्रोटीन अगर मिल रहा है, तो आप एक केमिकल कॉन्कॉक्शन, किसी मशीन के द्वारा बनाया गया प्रोटीन को आप क्यों प्रेफर करते हो? तो आपका खाली फर्क इतना ही पड़ेगा ना कि आप क्योंकि मेहनत करते हो, तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी खाने में। भैया, आप नॉर्मल आदमी 100 ग्राम खाता है, आप 200 ग्राम खा लो, आप 500 ग्राम खा लो। तो इस तरह से क्या होता है कि जिम जाने वाले लोग जो हैं, उनको नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए, और जनरली जाते हैं। देखिए, जितने पहलवान है ना, ये हमारे
देखिए ये सब लोग बादाम घोट घोट के बोलते हैं, इतनी इतनी बादाम घोट घोट के रोज पीते थे, तो इस तरह से करते ही है मतलब, लेकिन पता नहीं है तो वो लोग दूध भी पीते थे और बादाम भी खाते थे, इस तरह से सब तरह का काम चलता है। तो कहने का मतलब है जिम से आर्टिफिशियल प्रोटीन मत लो जो मशीनों में बनता है। मैं यूं कहता हूं आपको, मैं कहता हूं देखिए मैं बाहर का प्रोटीन के बजाय मैं कहूंगा आप दूसरा नेचुरल प्रोटीन कोई भी सोर्स खा लो, लेकिन आप ये मशीन मेड प्रोटीन के ऊपर जोर मत दो, वो बॉडी के लिए कभी भी 100 मतलब क्या बोलते हैं 100% सूटेबल नहीं होता, बॉडी को उसको मैनेज करना पड़ता है इस तरह से। जी सर जी। तो जैसे आपने बताया भी अभी हमें कि आपने अपने बच्चों को भी डेयरी के बिना ही रेज किया है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों के केस में ही लोग खुद तो छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों को हम शुरू से हैबिट डाल लेते हैं डेयरी की कि उनको फिर मिल्क नहीं पीते तो प्रॉब्लम होती है। और होता क्या है कि बच्चों को कंकॉक्शन वो अच्छी लगती है, हम चीनी डालते हैं, एक्स्ट्रा पाउडर्स मिला के देते हैं। तो बच्चों के केस में जो टीनेजर बच्चे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी ऐसी रहती है, मदर्स को भी रहता है कि थोड़ा कि एक इंस्टेंट कोई चीज उनको दें हम तैयार हो, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत करें उनके साथ जो चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं डेयरी पे डिपेंडेंट ना हो? देखिए मेरे भांजी है, मेरे भतीजी है, मेरा खुद का अपना पोता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहली बात तो बचपन से उनको दूध नहीं दिया गया, कि हमें मालूम था दूध दिया नहीं कि उसकी समस्याएं हमें भुगतनी पड़ेगी बाद में। अच्छा, अब उनको हम 2 साल के बाद जब वो बड़े होने लग गए धीरे धीरे, तो हमने उनको आमंड मिल्क देना शुरू किया। तो आमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, और कई बार उसमें मिक्स भी करते हैं, तिल 1 चम्मच मिला देते हैं, कई बार हम उसमें काजू का 5-7 काजू भी मिला देते हैं। इस तरह से हमारा नट मिल्क बनाकर जो है उनको हम पिलाते हैं, आज भी पिलाते हैं, और ये हमारे घर का रूटीन बना हुआ है। और नट मिल्क के अंदर हम कई बार शेक भी बना देते हैं, क्योंकि नट जब भीग जाता है ना तो इट बिकम फ्रूट्स लाइक ओनली, तो सोक होने के बाद में वो एकदम मतलब डाइजेस्टिबल हो जाता है। तो आप उसके अंदर जो है 2 केले मिला दे या 1-2 आम मिला दें, तो इस तरह से आप मिल्क शेक बना के दे सकते हैं। तो आज मेरे भी पोते या मेरे भी जो भतीजों के बच्चे वगैरह जो भी हैं मेरे घर में, जो इसको फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, आज वो अपने बच्चों को नट मिल्क दे रहे हैं। और मेरे को माँ बाप से क्या कहना है कि आप अपने बच्चों को गाय भैंस का दूध क्यों पिलाना चाहते हो, और आज का दूध जो है वो कैसे निकाला जाता है वो आपको पता भी नहीं है, कि उसमें मशीनें लगाकर अडर से जो है वो खींचा जाता है, एक आर्टिफिशियल उनको कई तरह के हार्मोन, आप जानते हैं बहुत सारे हार्मोन्स आप दूध में ले रहे होते हैं, जो गाय के बछड़े को गाय को जो हर साल उसको जो है पैदा करने के लिए तैयार किया जाता है, वो हार्मोन्स आपके दूध में भी जा रहा है, आपके बच्चे के दूध में जा रहा है। और एक बात बता दूं, बच्चे अगर दूध पीते ना तो दे बिकम सो हाइपर एक्टिव कि वो कई बार घर में मतलब तोड़ फोड़ तक भी कर सकते हैं, इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है। दिस हैज बीन प्रूव्ड एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू। तो इसीलिए दूध जो है आप बच्चों को नट मिल्क पिलाइए, उनका दिमाग बड़ा शार्प होगा और उनका बच्चे बड़े जो है ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी स्किन अच्छी होगी। तो ये माता पिता को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस तरह से। जी सर जी। नट मिल्क और नट सीड जो होता है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए उनको। हाँ जी सर जी। अब तो एक्चुअली आजकल अवेयरनेस बढ़ भी गई है दूध को लेकर, लेकिन रोज ही सुनते हैं हम कि उसने वो वीगन कम्युनिटी में एडअप हो गया, या उसने कोई ऐसे पर्सनालिटीज हैं एथलेटिक्स फील्ड से या सेलिब्रिटी से, कोई ऐसे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने मिल्क प्रोडक्ट छोड़े हैं तो उनकी एनर्जी लेवल बढ़े हैं, मतलब ये सुनने में आया है। हाँ जी। और सर आई थिंक हाँ जी, हाँ अभी तो देखिए nomilk.com पे आप एक nomilk.com करके हैं, उसके ऊपर भी मिल्क के बारे में बहुत रिसर्चर्स हैं। देखिए पहली बात तो क्या है, मिल्क के बारे में कोई अभी से नहीं है। आप जानते हैं कि जब मैंने मिल्क के ऊपर काम करना शुरू किया, ये करीब 1985 में मैंने एक लाइब्रेरी में किताब खोजने की कोशिश की कि मिल्क के ऊपर क्या क्या अवेलेबल है। आपको जानकर के ब्रिटिश मेडिकल लाइब्रेरी में मुझे ये किताब मिली कि हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ मिल्क, और उसमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बड़े जबरदस्त मिले। तब मुझे और भी उत्साह आया कि इसका मतलब है कि साइलेंटली लोग जानते हैं लेकिन एक्सपोज नहीं कर रहे हैं इसको। तब फिर मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया। जी जी सर।
तो सर आपकी बुक आई थिंक अमेज़न पे अवेलेबल है और आपकी वेबसाइट पे भी है। हाँ जी, हाँ जी, जी, तो मैं हाँ जी, अपने हाँ जी, हाँ जी। व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप बुक लेना चाहें तो आई विल रिकमेंड कि जरूर पढ़ें वो बुक को सर की। और मेल न मिले तो हमारे सेंटर से भी अवेलेबल कर सकते ओके हैं। सर, तो मैं हमारे पास भी अवेलेबल है। सर के सेंटर की डिटेल्स और वेबसाइट की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी। तो जो भी हाँ लेना जी, चाहें तो सबको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम सर के साथ और भी कोशिश करेंगे आगे सेशन करने की, और भी हमारे जो कंफ्यूजन्स रहते हैं व्यूअर्स के इस चीज को लेके वो हम दूर करते रहेंगे सर के साथ। सर ने आज बहुत अच्छा टाइम निकाला हमारे लिए अपना एक बिजी शेड्यूल में से। सर मतलब ये बहुत हैरानी होती है कि 1980s में आपने बुक लिखी, उस टाइम आज के टाइम में इतना मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना इस टॉपिक पे एक इंडिया जैसी कंट्री में, और तब तो आपके लिए बहुत स्ट्रगल रहा होगा। आई होप कि फैमिली में, फ्रेंड्स में और एज ए सोसाइटी बुक को पब्लिश करना, ऐसी बुक को अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बुक थी उस टाइम में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, आप यूँ समझिए कि नहीं, मुझे बहुत बड़े लेटर आए इसके बारे में राधा कृष्ण बजाज से, ने कई लोगों के, बड़े-बड़े लोगों के जो हमारे हिंदू भक्त है, कृष्ण भगवान को लेकर भी और आयुर्वेद को लेकर भी इसमें खास करके। तो मैंने उनको समझाया कि भाई आयुर्वेद में इसलिए दिया जाता था दूध जो है एज़ ए मेडिसिन, और प्लस साथ में चूँकि गर्म दवाएँ होती थी, तो उनको वो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए देना पड़ता था उनको, कि घी के साथ खाओ ताकि थोड़ा लुब्रिकेशन रहे, क्योंकि गर्म दवा है, थोड़ी दूध के साथ पी लो ताकि एसिड ना बने, ऐसे इस तरह से। तो मैंने कहा एज ए मेडिसिन इट्स ओके। और बाकी जो है कृष्ण भगवान जो है, अब वो लकीली कृष्ण भगवान ग्वाला के घर में पैदा हुए। अब जो आदमी जिसके घर में पैदा होगा वही खाएगा पिएगा ना भाई। अब कृष्ण भगवान अगर किसी घर में पैदा होते तो वो खाना खाते हैं उससे। तो इसलिए क्या होता है कि अब ये तो एक सिचुएशन होती है हर एक की, तो उसको नहीं मान के चल पड़ना चाहिए। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आई थिंक लाभ होगा इस सेशन से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार, सबको नमस्कार। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब हम खत्म करते ऑल सेशन द को। बेस्ट, ऑल द बेस्ट ठीक टू है यू। सर, यस। थैंक यू सो मच।